अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, यह वीडियो जो है एक विशेष मकसद से बनाया जा रहा है जिसमें घर बैठे विद्यार्थी भौतिक अर्थात फिजिक्स के टॉपिक का विस्तृत पूर्वक अध्ययन कर सकें और इनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वो हमारी द्विविमीय गति अर्थात 2 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। द्विविमीय गति को स्टूडेंट समतलीय गति भी कहते हैं, ठीक है। और आज समतलीय गति का या द्विविमीय गति का उदाहरण पढ़ेंगे हम लोग, प्रक्षेप्य गति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही सुंदर उदाहरण है द्विविमीय गति का, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति भी द्विविमीय गति या समतल गति का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। स्टूडेंट, चलते हैं प्रक्षेप्य की गति जानने से पहले जान लें कि द्विविमीय गति या समतल गति क्या होती है, ठीक। तो स्टूडेंट, होता यह है कि जब कोई वस्तु ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करती है, जब कोई वस्तु ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करती है जिसकी दिशा ठीक है, वेग की दिशा से भिन्न हो, वस्तु के वेग की दिशा से भिन्न हो, तो वस्तु के वेग का जो परिमाण है और जो दिशा है वो समय के साथ बदलते रहती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसी गति को द्विविमीय गति या समतलीय गति कहते हैं तथा इसमें वस्तु समतल में एक वक्राकार आकृति में गति करती है, ठीक। वक्राकार, जिसको हम लोग परवलयाकार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण के लिए मैंने बताया कि प्रक्षेप्य गति और एक समान वृत्तीय गति बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें आप क्षैतिज प्रवास अधिकतम ऊंचाई के लिए ज्ञात करेंगे। खासकर आईआईटी, नीट और पीईटी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11वीं के छात्रों के लिए या कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी टॉपिक है। आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, चलते हैं कि प्रक्षेप्य गति क्या होता है। प्रक्षेप्य गति के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर, ठीक, किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु वक्राकार मार्ग का अनुसरण करते हुए या परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करते हुए क्षैतिज पर किसी अन्य तल पर गिरता है। मतलब क्षैतिज पर ही गिरेगा लेकिन किसी अन्य बिंदु पर गिरेगा, तो वस्तु के इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, प्रक्षेप्य गति में जिस पिंड को फेंका जाता है, उस पिंड को फेंका जाना मतलब थ्रो किया जाता है, तो उस पिंड को या उस पार्टिकल को या उस बॉडी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक। और ये जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए गिरता है उस मार्ग को कहते हैं परवलयाकार या वक्राकार। तो स्टूडेंट, यहाँ से सवाल पूछता है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। उसके लिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसमें फार्मूला दे दिया जाता है और सिद्ध करने के लिए आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सवाल तो यहाँ से बहुत सारे बनते हैं इसमें, क्योंकि 4-5 ऐसे सवाल हैं, सूत्र हैं जिस पे आपका प्रक्षेप्य गति निर्भर करती है। साथ ही साथ स्टूडेंट, आप ध्यान रखिए, प्रक्षेप्य गति 2 प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। एक, जब पृथ्वी की सतह से वस्तु को ऊपर फेंका जाए तब, और दूसरा, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार ज्ञात करने के लिए आपको दिया रहेगा कि आप किसी मीनार से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं या गिरा रहे हैं तो वह वस्तु एक वक्राकार मार्ग का अनुसरण करते हुए या परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर या पृथ्वी सतह पर गिरता है। इसके लिए आपको फार्मूला ज्ञात करना होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता दूं, बंदूक की गोली जो चलती है, बंदूक से जो निशाने लगाए जाते हैं वो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ या
जेट विमान से बम गिराए जाते हैं उसकी गति, जो सामान्य खेल कूद में हम फेंकते हैं उसकी गति, जब हम किसी वस्तु पर निशाना लगाते हैं, वो सब प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं प्रक्षेप गति का परिभाषा लिख देता हूं और तत्पश्चात आपको सारे डेरिवेशन बताना स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, तो आते हैं परिभाषा पर। स्टूडेंट्स, मैंने प्रक्षेप गति की परिभाषा लिख दिया है कि जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार पथ पर गति करते हुए पृथ्वी पर, ठीक है 2 बार लिखा गया स्टूडेंट, पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर जा गिरता है, तब वस्तु की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, मैंने यही परिभाषा आपको पहले भी बताया। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फेंके जाने वाले वस्तु को प्रक्षेप अर्थात प्रोजेक्टाइल कहते हैं और वस्तु का प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयकार अर्थात पैराबोलिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, जानने योग्य और नोट करने योग्य बातें हैं जो मैंने लिख दिया है नोट में कि प्रक्षेप गति में वायु के प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है। प्रक्षेप गति गुरुत्वीय त्वरण से लगातार प्रभावित होती है। प्रक्षेप के वेग का क्षैतिज घटक सदैव नियत रहता है जबकि ऊर्ध्वाधर घटक लगातार प्रभावित होते रहता है या बदलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगला जो हमारा इससे संबंधित टॉपिक है, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, जब किसी ऊंचाई से किसी प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसके लिए हम सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें केंद्र O है और 2 अक्ष हैं X और Y। ये कैपिटल X है, यहाँ कैपिटल Y है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम क्या किए हैं कि माना कि एक Y ऊंचाई का मीनार है, ये स्मॉल y है, उन मीनार की ऊंचाई स्मॉल y कर दिए। स्मॉल y ऊंचाई का कोई मीनार है जहाँ से प्रारंभिक वेग u के साथ किसी वस्तु को फेंका जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो फेंकने पर क्या होता है कि वह वस्तु जब धीरे धीरे नीचे आती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगातार नीचे की ओर कार्य करता है जिससे उसका वेग लगातार बढ़ते चला जाता है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में देखा जाए तो क्षैतिज दिशा में केवल प्रारंभ में ही उसका वेग होगा, बाद में उसका वेग शून्य हो जाएगा स्टूडेंट, और उसका फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभ में वेग शून्य होगा जबकि बाद में वेग कंटिन्यू बढ़ता रहेगा और त्वरण गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ता रहेगा। जब वस्तु पृथ्वी के किसी सतह बिंदु ए पर गिरता है या टकराता है तो मान लीजिए कि O से A तक आने में वस्तु को लगा समय t है, स्मॉल t। ठीक है, तो मीनार के तल से या मीनार से वस्तु के बीच की दूरी को मान लेंगे स्मॉल x। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्षैतिज दिशा में अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो ax इक्वल टू 0 हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण की बात करेंगे तो ay इक्वल टू स्मॉल g होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं, मान ले जो माना है उसके बारे में लिख लेते हैं। प्रारंभिक वेग चूंकि u से हमने फेंका है तो हो जाएगा तब vxy इक्वल टू या vx0 इक्वल टू u तथा vy0 इक्वल टू 0। ये x अक्ष में गति के लिए है, ये y अक्ष में गति के लिए है। ठीक है, तथा त्वरण के लिए जैसा कि मैं बताया स्टूडेंट कि क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण का मान लगातार परिवर्तनशील रहेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण ax इक्वल टू 0 तथा ay इक्वल टू स्मॉल g लिख दे रहे हैं। ये ऋणात्मक नहीं होगा, g धनात्मक रहेगा। ठीक है,
तब स्टूडेंट्स हमने माना कि O से A तक आने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम दो स्थिति ज्ञात करेंगे, पहली स्थिति ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए और दूसरी स्थिति क्षैतिज दिशा में गति के लिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए। हो जाएगा Vy नॉट या Vy0 इक्वल टू 0, A इक्वल टू G तथा या और समय या टाइम इक्वल टू स्मॉल t। ठीक है स्टूडेंट, विस्थापन x हो रहा है तो यहाँ पर बता देंगे कि विस्थापन y t इक्वल टू y, विस्थापन जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में 0 से y तक स्मॉल y हो रहा है, इसलिए y ले लेंगे। ठीक है, तब हमने पढ़ा है गति का द्वितीय समीकरण, तो गति के द्वितीय समीकरण से चलेंगे। गति का द्वितीय समीकरण होता है स्टूडेंट s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, t हमने माना था समय, t को लिख ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है जो मैं कि आपको बताया था। स्टूडेंट यहाँ पर s के जगह पर हम लोग लिखेंगे या yt इक्वल टू vx0 इंटू t प्लस 1/2, a के प्लेस में हो जाएगा ax और t के प्लेस में हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में हम लोग गति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर vx और ax के प्लेस पर vy और ay होगा, vy0 और ay0 या ay ओनली। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मान रख लेना है yt के बराबर में हमने y रखा है, ay के प्लेस पे हम g रख लेंगे, यहाँ पे a लिखा था केवल ay होगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए इस मान को रख लेते हैं। ये हो गया आपका y, vy0 के प्लेस में vy0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 इंटू t प्लस 1/2, ay के प्लेस में हो गया g और t के प्लेस में t का स्क्वायर। ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1/2 g इंटू t का स्क्वायर, ये आएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम चलेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए तो निकाल लिए, अब हम निकालेंगे क्षैतिज दिशा में गति के लिए। ठीक, लिख लेते हैं। जब क्षैतिज दिशा में गति के लिए चलेंगे स्टूडेंट, तो क्षैतिज दिशा में हमने प्रारंभिक वेग u माना है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा vx0 इक्वल टू u। ठीक है, और क्षैतिज दिशा में त्वरण जो है वो 0 है, इसलिए ax इक्वल टू 0। स्टूडेंट, गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं कर रहा है क्षैतिज दिशा में, इसलिए g या ax इक्वल टू 0 कर दिए। ठीक, विस्थापन ले लेंगे तथा विस्थापन या विस्थापन x t इक्वल टू स्मॉल x। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल x, ये t है ना, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, x t इक्वल टू x। ठीक है, अब समय t तो लग रहा है उसको जाने में, तो यहाँ भी गति के द्वितीय समीकरण का अगर हम प्रयोग करें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिएगा स्टूडेंट, ये गति का द्वितीय समीकरण s के जगह पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं अतः। ठीक है, x t इक्वल टू vx0 इंटू t प्लस 1/2 ax इंटू टी का स्क्वायर। स्टूडेंट, x t के प्लेस पर हो जाएगा x, vx की जगह पर यहाँ पर u, यहाँ पर t रहेगा,
इसके लिए u माने हैं, प्लस 1/2 ax की जगह पे 0 हो जाएगा इंटू टी का स्क्वायर। ये पूरा टर्म स्टूडेंट 0 हो जाएगा, केवल इतना बचेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, या x बराबर यू टी या t बराबर x बटा यू। तो ये समय की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे हमारा स्पेस कम पड़ रहा था स्टूडेंट, इसलिए हमने इधर का रफ कर दिया है। देखिए हम समीकरण 1 से t का वैल्यू, समीकरण 2 से हमने t का वैल्यू x अपॉन यू निकाला है। इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में t का मान रखने पर, जैसे ही हम इस पर मान रखेंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 g टी स्क्वायर है, तो 1/2 g, ठीक, टी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा x/u का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में है, तो g जो है नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 g x का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट u स्क्वायर, या आप इसी को लिख सकते हैं g x स्क्वायर अपॉन 2u का स्क्वायर। ये y इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जी एक्स का स्क्वायर अपन 2u का स्क्वायर, ये y इक्वल टू। ठीक है, तो इससे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, और यही जो समीकरण है आपका, ठीक, ये समीकरण आपका सिद्ध करता है कि जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तो उसका पथ परवलयाकार या पैराबोलिक होगा। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, अगर परीक्षा में आता है तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर आधा पूछता है तो इस फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, अगर 36 के लिए पूछता है तो इस फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और ऊर्ध्वाधर के लिए पूछता है तो इससे भी आपका न्यूमेरिकल और इससे भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए हम इसका दूसरा पार्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जब पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेप को फेंकने पर या फेंकी जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने एक डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया है कि माना x और y दो अक्ष हैं, ये x अक्ष जो है क्षैतिज है, y जो है वो ऊर्ध्वाधर है, वर्चुअल, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। ठीक है स्टूडेंट, मान रहे हैं कि कोई वस्तु है जो मूल बिंदु O से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से फेंकी जाती है, तो वस्तु जो है वो अधिकतम ऊंचाई जाने के बाद, ठीक, उसका वेग शून्य हो जाता है, और शून्य होने के बाद वो वस्तु पुनः नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो उस वेग को हम लोग मान लिए कि y अक्ष में वस्तु का वेग u y इक्वल टू 0, जहाँ पर वस्तु का वेग शून्य हो गया, उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो गया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में उसका वेग ux कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। ठीक, ऊपर जाते समय स्टूडेंट त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, नीचे आते समय त्वरण कार्य करता है। अधिकतम ऊंचाई मान लिए h है, और O से पृथ्वी के जिस बिंदु पर मान लेते हैं कि ये A बिंदु पर गिर रहा है, तो O से A तक का जो क्षैतिज परास है वो कैपिटल R है। ठीक है, बिंदु A पर भी वो थीटा कोण अंकित करेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना स्टूडेंट। हमने आपको नोट्स में बताया था कि प्रक्षेप गति में क्षैतिज घटक सदैव नियत होते हैं। तो ये जो कोण थीटा है स्टूडेंट, और प्रारंभिक वेग u जो है, उस प्रारंभिक वेग u के दो घटक होंगे। पहला घटक होगा u cos थीटा क्षैतिज दिशा में, या क्षैतिज घटक या क्षैतिज के समांतर भी लिख सकते हैं आप, और दूसरा होगा स्टूडेंट u sin थीटा, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, या ऊर्ध्वाधर घटक होगा, या y अक्ष के समांतर। तीनों में से कोई शब्द का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम दो प्रकार से हल करेंगे। पहले चलिए अच्छे से स्टूडेंट क्षैतिज दिशा में गति के लिए।
ठीक है, पहले क्षैतिज दिशा में गति के लिए निकालेंगे, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए निकालेंगे। क्षैतिज दिशा से प्राप्त वैल्यू को ऊर्ध्वाधर दिशा में जो फार्मूला आएगा अंतिम उसमें पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, जो परवलयाकार पथ का समीकरण होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्षैतिज दिशा में गति के लिए जब हम मान निकालेंगे तो हम बताएंगे कि माना वस्तु t समय में चली गई दूरी या वस्तु का विस्थापन x है। लिख लेते हैं स्टूडेंट, या फिर ऐसे लिखते हैं बाद में, देखिए ऐसे कर लेते हैं, Vx0 इक्वल टू मान लेते हैं x, Ax इक्वल टू हो जाएगा 0, Ax जहाँ त्वरण है स्टूडेंट, ठीक है, तथा विस्थापन अगर मान लें तो विस्थापन एक मिनट, विस्थापन x t इक्वल टू x, ये Vx0 जो है वो प्रारंभिक वेग है और प्रारंभिक वेग हमारा u है। ठीक है, तो u के दो घटक प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट हमारे पास, एक u cos थीटा और u sin थीटा। जो यहाँ पर u जब हम प्रयोग करेंगे तो u के साथ u cos थीटा का प्रयोग करेंगे, अर्थात Vx0 इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा। ठीक, आइए जो माने हैं उसको लिख लेते हैं। माना वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी x है, दूरी या विस्थापन भी ला सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तब गति के द्वितीय समीकरण से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, s के जगह पर हम प्रयोग करेंगे xt, u के प्लेस पर हम प्रयोग करेंगे Vx0, t को t छोड़ देंगे प्लस 1/2, a के प्लेस पर ax का प्रयोग करेंगे और t के प्लेस पर t का स्क्वायर ही छोड़ देंगे। ठीक, अब ये जो हमने मान निकाला है स्टूडेंट या रखा है उसको ये वाले समीकरण पर अर्थात समीकरण 1 पर रखेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 पर रखने के बाद देखिए क्या हो जाता है, xt के प्लेस पर हो जाएगा स्मॉल x बराबर Vx0 के प्लेस पर हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। एक मिनट, कॉल आ गया था बीच में। x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया स्टूडेंट, फिर यहाँ पर रख लेंगे प्लस 1/2, ax के प्लेस पे हो जाएगा 0 और t स्क्वायर को t स्क्वायर छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, या लिख लेंगे x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ से t की वैल्यू निकालिए, t बराबर हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। ये जो इक्वेशन आएगा स्टूडेंट इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से टाइम का वैल्यू निकल गया। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए निकालेंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए जब निकालेंगे तो मान लेंगे कि माना वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी y है, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट हो जाएगा Vy0 इक्वल टू v का घटक है u साइन थीटा, देख लीजिए डायग्राम में v का u साइन थीटा है, फिर हो जाएगा ay। स्टूडेंट ay में त्वरण कार्य कर रहा है, मतलब जब वस्तु नीचे गिर रही है तब भी वो त्वरण कार्य कर रहा है और जब वस्तु ऊपर जा रही है तो त्वरण कार्य कर रहा है, ठीक, नीचे की ओर। इसलिए ay इक्वल टू जो त्वरण कार्य करेगा वो माइनस गुरुत्वीय त्वरण g हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, साथ ही साथ यहाँ पर विस्थापन, चली गई दूरी मतलब कि विस्थापन की बात हो रही है, अतः बता सकते हैं कि विस्थापन yt इक्वल टू yt, मतलब y दिशा में विस्थापन स्मॉल y है। तब गति के द्वितीय समीकरण का ही प्रयोग करेंगे। द्वितीय समीकरण के आधार पर yt इक्वल टू Vy0 इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। इसके जगह पर y रख देंगे,
भी वाई जीरो की जगह पर u साइन थीटा इंटू टी रखेंगे प्लस 1/2 ए वाई की जगह पर स्टूडेंट माइनस जी रखेंगे और टी का स्क्वायर। देखिए ये माइनस जी और ये प्लस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 3। ठीक है, इधर हम रफ कर रहे हैं स्टूडेंट समीकरण 1 तक मान रखने के लिए, ठीक ना। समीकरण 3 में दो जगह टी है, टी यहाँ है और टी स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, समीकरण 1 में हमने समीकरण 2 में हमने टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा निकाला है। इस टी के मान को इस समीकरण 3 में रख देंगे। स्टूडेंट ये समीकरण 3 है, अगर गलती से कभी 2 बुला गया होगा तो आप उसको 3 ही समझिएगा। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू रख देंगे समीकरण 2 से, तो x बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस होगा स्टूडेंट, फिर 1/2 जी रहेगा और t के प्लस पर हो जाएगा x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक ना स्टूडेंट, एक लाइन लिख लीजिएगा, जगह मैंने छोड़ दिया है कि समीकरण 2 से t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब आइए y इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो होगा यू एक्स इंटू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा माइनस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग एक्स स्क्वायर हो गया और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ से u और यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो y यहाँ नीचे लाइन में लिख लेते हैं y इक्वल टू, अतः y इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट अब ये आगे और हल नहीं होगा, इसलिए हम इसको यहीं तक लाकर दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। और ये जो समीकरण है ये परवलय पथ का समीकरण है या परवलयाकार पथ का समीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत गहराई से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करने में मस्तिष्क जो है, जो दिमाग जो है वो हमारा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप इसका रिवीजन बार बार करिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हम चलते हैं प्रक्षेप का उड़यन काल। मैं इधर का रफ कर दे रहा हूं स्टूडेंट, प्रक्षेप का उड़यन काल। स्टूडेंट प्रक्षेप का उड़यन काल क्या होता है उसके बारे में आप जान लें कि किसी भी प्रक्षेप के द्वारा अपने मुख्य बिंदु या मूल बिंदु से अधिकतम ऊंचाई पर जाने और पुनः उसी तल के किसी अन्य बिंदु तक लौट आने में जो समय लगता है उस समय को ही कहा जाता है उड़यन काल। एक डायग्राम के माध्यम से जो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर प्रक्षेप O से फेंका जा रहा है तो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाने, अर्थात यहाँ पर पहुँचा। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद उसी तल में किसी अन्य बिंदु तक लौट आने, A पर आकर गिरा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ जाने और वहाँ आने में जो समय लगा उस समय को ही कहा जाता है उड़यन काल। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट क्षैतिज परास क्या होता है। तो प्रक्षेप के द्वारा क्षैतिज में तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं, जिसे हमने चित्र में कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित किया है। ठीक है, उड़यन काल को कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। मैं इनकी परिभाषा स्टूडेंट लिख नहीं रहा हूँ, मौखिक बता दिया, आप उसको गौर कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट्स में उतार लीजिएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन पे चलता हूँ। इक्वेशन के लिए हमने निकाला था स्टूडेंट कि y t इक्वल टू
भी वाई 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू जब हम पुट किए थे तो वाई टी इक्वल टू वाई टी के प्लेस पर वाई लिए थे, वी वाई नॉट के प्लेस पर यू साइन थीटा रखे थे इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई के प्लेस पर माइनस जी रखे थे और टी का स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये सारी वैल्यू हमने ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण जब निकाल रहा था तो वहाँ पर लिखा है। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। प्लस और माइनस माइनस हो गया था स्टूडेंट, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। ठीक, y इक्वल टू क्या रखना है 0, तो यहाँ पर जब हम 0 रख देंगे स्टूडेंट तो ये ऐसा आ जाएगा। इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं इधर, ट्रांसफर या 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, ये 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो जी टी इक्वल टू 2u साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। डिनोमिनेटर में था, इधर जाने के बाद नोमिनेटर में हो जाएगा। या हम इसी को लिख सकते हैं, क्योंकि t निकालना है तो स्मॉल t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा g। यहाँ पे g मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद डिवाइड में हो गया। तो ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट, ये उड़यन काल के लिए सूत्र होगा। हमने बोला कि उड़यन काल को कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं स्मॉल टी को कैपिटल टी 2u साइन थीटा अपॉन जी। स्टूडेंट आप चाहें तो कैपिटल टी का प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रक्षेप्य गति के लिए। प्रक्षेप्य गति नहीं स्टूडेंट, प्रक्षेप्य गति का पार्ट है क्षैतिज परास अर्थात हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज के बारे में मैंने बताया आपको कि अपने उड़यन काल में प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक, क्षैतिज परास को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट फार्मूला होता है कि क्षैतिज परास बराबर या इक्वल टू हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू क्षैतिज वेग इनटू उड़यन काल। आप ध्यान रखिएगा, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, या डायग्राम को मिटा देता तो बन जाता, फिर भी आपको दिख जाएगा स्टूडेंट। क्षैतिज परास को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, क्षैतिज वेग है हमारा u cos थीटा। स्टूडेंट देख लो, u cos थीटा इंटू उड़यन काल हमारा जो आया है वो है 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। तो स्टूडेंट इसका आपस में गुणा कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी आर इक्वल टू। स्टूडेंट ध्यान कीजिए, शायद आप कहीं 11th के मैथ्स में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास 2 भी है, साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है। उतना की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन 2 थीटा। इसलिए यह आता क्षैतिज परास हॉरिजेंटल रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये जो फार्मूला आएगा, ये फार्मूला भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।